26 दिसंबर 1955 का दिन था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से कस्बे खेड़ में एक साधारण कोंकणी मुस्लिम परिवार में एक बच्चा जन्मा। पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और मां अमीना बी एक गृहिणी। बड़ा परिवार था जिसमें भाई बहनों के बीच खासकर बड़े भाई शब्बीर का इस बच्चे पर गहरा असर था। कुछ ही बरस बाद पिता की नौकरी के चलते पूरा परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में आ बसा। उस वक्त डोंगरी तंग गलियों, भीड़-भाड़, गरीबी और अपराध के लिए कुख्यात था। यहाँ हर दूसरी गली में छोटे बड़े गुनाहगार, जुए शराब के अड्डे और चोरी चकारी के किस्से आम थे। इसी भीड़-भाड़ वाले संघर्षों से भरे माहौल में बच्चे ने होश संभाला। स्कूल में उसका दाखिला अहमद सेलर हाई स्कूल में हुआ। शुरू के कुछ साल ठीक रहे, लेकिन पढ़ाई से उसका मन जल्द ही उचट गया। किताबों की जगह वह खेलों, गलियों के झगड़ों और शरारतों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। स्वभाव से जिद्दी, निडर और जल्दी गुस्सा हो जाने वाला था। मोहल्ले के बड़े लड़कों के साथ वक्त बिताना, उनका सिगरेट पीना, गाली गलोच करना और छोटे मोटे गलत काम करना, ये सब उसकी आदतों में शामिल होने लगा। पिता ईमानदार थे, अक्सर उसे समझाते, हमारा पेट मेहनत से भरना है, गलत रास्ते से नहीं। लेकिन आर्थिक तंगी और आसपास का माहौल उसकी सोच को अलग दिशा में धकेल रहा था। पुलिस की नौकरी की मामूली तनख्वाह में इतना नहीं था कि घर की सारी जरूरतें पूरी हो सकें। घर में अक्सर पैसों को लेकर तनाव रहता और यही कमी उसके भीतर एक छुपी हुई महत्वाकांक्षा को जन्म दे रही थी। पैसा और ताकत, जल्दी और किसी भी कीमत पर। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मोहल्ले में उसकी पहचान भी बदलने लगी। अब वह सिर्फ एक शरारती लड़का नहीं रहा, बल्कि चोरी चकारी, पॉकेटमारी जैसी छोटी मोटी वारदातों में शामिल होने लगा। क्रिकेट मैच में बॉल मारने से लेकर गली में झगड़े तक वह हमेशा सबसे आगे रहता। अपने से बड़े लड़कों की संगत में उसे एक तरह का डर रहित आत्मविश्वास मिल रहा था। उस समय मुंबई का अंडरवर्ल्ड 3 बड़े नामों पर टिका था: पठान गैंग, करीम लाला और हाजी मस्तान। डोंगरी जैसे इलाकों में इन नामों की चर्चा हर चाय की दुकान और पान की गुमटी पर होती थी। फिल्मों में अपराधियों की शानो शौकत देखना और असल जिंदगी में मोहल्लों के गुंडों की धमक महसूस करना उसके भीतर एक खतरनाक ख्वाब बो रहा था। गरीबी, गलत संगत और एक चमकदार जीवन की चाहत का ये मिश्रण अब उसे धीरे धीरे डोंगरी के स्थानीय गैंगस्टरों के करीब ले जा रहा था। उसने अपने भीतर ये ठान लिया था कि वो एक दिन इस शहर में अपना नाम बनाएगा, चाहे रास्ता कोई भी हो। मुंबई की गलियों में 1970 का दशक दस्तक दे चुका था। डोंगरी की तंग गलियों में दिन रात का शोर, पान की दुकानों पर हंसी ठठोली और गली कूचों में होने वाले झगड़ों के बीच अब वो जवान हो रहा था। बचपन की शरारतें अब छोटे मोटे गुनाहों में बदल चुकी थीं। पॉकेटमारी से लेकर दुकानों से सामान चुराने तक वह अपने इलाके में पहचान बनाने लगा था। उसी दौरान उसकी निगाहें एक नाम पर टिक गई: वाशु दादा। वाशु दादा उस इलाके का छोटा मोटा गैंगस्टर था, लेकिन इलाके में उसका काफी दबदबा था। पुलिस भी बिना सबूत के उसे ज्यादा छेड़ती नहीं थी। दाऊद की आंखों में ये सब देखकर एक चमक आ जाती थी। पैसा, डर और इज्जत सब एक साथ। धीरे धीरे वाशु दादा के करीब जाने लगा, छोटे छोटे काम करने लगा। कभी सूचनाएं पहुंचाना, कभी किसी के पैसे वसूलना, तो कभी झगड़े में आगे बढ़कर मारपीट करना। लेकिन वाशु दादा के साथ बिताया वक्त उसे ये भी सिखा रहा था कि इस खेल में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, दिमाग भी चाहिए। मोहल्ले में उसका बड़ा भाई शब्बीर पहले से ही जाना पहचाना नाम बन चुका था। शब्बीर की बहादुरी और अकड़ दाऊद को बहुत भाती थी। दोनों भाई अक्सर साथ घूमते और छोटे मोटे झगड़ों में हिस्सा लेते। जल्द ही उनकी जोड़ी ने कुछ ऐसा किया जिससे डोंगरी में उनकी अलग पहचान बनने लगी। इलाके के एक सूदखोर से पैसे उधार लेने वाले एक गरीब आदमी की हालत खराब हो गई थी। वो सूदखोर रोज उसके घर जाकर बेइज्जत करता। एक दिन दाऊद और शब्बीर ने तय कर लिया कि अब बस। दोनों ने उस सूदखोर को बीच बाजार में पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने पहली बार देखा कि ये दोनों ना किसी से डरते हैं, ना पुलिस से। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की नजरों में डर और इज्जत दोनों मिल गए। लेकिन इलाके के बाकी गुंडे इसे चुपचाप कैसे सहन करते। पठान गैंग, जो उस समय करीम लाला के प्रभाव में था, अब इन दोनों भाइयों को नोटिस करने लगा। धीरे धीरे
छोटे छोटे टकराव होने लगे। यहीं से असली अपराध की तरफ उनका सफर तेज हुआ। वासुदादा के नीचे काम करते हुए दाऊद ने तस्करी और हवाला का खेल समझा, लेकिन एक दिन पैसे के बंटवारे पर बात बिगड़ गई। दोनों के बीच झगड़ा इतना बड़ा कि दाऊद ने वासुदादा का गैंग छोड़ दिया। जाने से पहले वो इतना दमदार हो चुका था कि अपना गिरोह खड़ा करने का फैसला कर लिया। बड़े भाई शबीर के साथ मिलकर उसने पहली बार अपना गैंग बनाया, जो ड्रग्स की स्मगलिंग, अवैध शराब और उग्राही में उतर गया। जल्दी ही पैसा और ताकत दोनों उनके पास आने लगी। उन्होंने सड़कों पर अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब दाऊद का नाम डोंगरी के बाहर भी सुनाई देने लगा। लेकिन इसी खेल में खतरा भी था, और उसका सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक गैंगवार में पठान गैंग ने शबीर की हत्या कर दी। शबीर की मौत ने दाऊद के दिल में आग लगा दी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ये दर्द उसे और निर्दयी बना गया। उसी वक्त उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने और पूरे शहर में अपना साम्राज्य फैलाने की कसम खाई। यही कसम आगे चलकर डी कंपनी की नींव बनी, और यहीं से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नए दौर की शुरुआत हुई। दुबई की गर्म और चमकदार रातें मुंबई की तंग गलियों से बहुत अलग थी। 1986 में समद खान नाम के एक व्यापारी की हत्या के बाद पुलिस दाऊद के पीछे पड़ चुकी थी। चारों तरफ दबाव था, और इसी दबाव में उसने मुंबई छोड़कर दुबई का रुख कर लिया। दुबई पहुंचते ही उसे नई आज़ादी का एहसास हुआ। कोई लोकल पुलिस की पकड़ नहीं, कोई पुराने दुश्मनों का खतरा नहीं, और सबसे बढ़कर अपने नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का खुला मौका। दुबई में रहते हुए उसने ड्रग्स, सोने, हथियार और नकली नोटों की तस्करी का जाल बुनना शुरू किया। पुराने संपर्क अब पाकिस्तान, अफ्रीका और यूरोप तक फैलने लगे थे। हवाला के जरिए अरबों रुपए इधर उधर जाने लगे। ऊंची इमारतों में महलों जैसे फ्लैट और हर वक्त हथियारबंद बॉडीगार्ड। दाऊद का जलवा अब सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि कई देशों में महसूस किया जाने लगा था। यहीं से उसका रिश्ता बॉलीवुड की दुनिया से भी गहरा होने लगा। कई फिल्म निर्माता और बड़े कलाकार दुबई में उसके मेहमान बने। किसी को शान और शौकत दिखाकर तो किसी को डर दिखाकर वो अपने दायरे में ले आता। पार्टी में सितारे, हवेली में महफिल, और पीछे चलता करोड़ों का गैर कानूनी कारोबार। दाऊद अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे जुड़ना भी खतरनाक था और टकराना तो और भी खतरनाक। लेकिन उसकी असली कहानी का सबसे काला पन्ना 1993 में खुलने वाला था। 12 मार्च 1993 की सुबह मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक धमाके गूंजने लगे। 257 निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। शहरों में अफरा तफरी, लोगों की चीख पुकार और हर तरफ खून के छींटे। जांच शुरू हुई तो सुराग सीधे दुबई और पाकिस्तान की ओर जाते दिखे। नाम आया दाऊद इब्राहिम का। पुलिस, मीडिया और खुफिया एजेंसियों ने साफ किया कि ये हमला डी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर किया। इस वारदात के बाद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने दाऊद को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। उसका ठिकाना अब पाकिस्तान के कराची के पॉश इलाके में बताया जाने लगा, लेकिन कोई आधिकारिक सबूत नहीं था। वहां से वो अपने धंधे जारी रखता, नए नए रैकेट चलाता और भारत में अपने आदमी लगाता। अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र ने उसके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया, मगर इन सब के बावजूद वो हाथ नहीं आया। वक्त गुजरता गया और 2000 के बाद भी उसका नाम भारत के अपराध जगत में गूंजता रहा। उग्राही, हवाला, ड्रग तस्करी, हर जगह उसकी परछाई मौजूद थी। कई बार उसकी मौत की अफवाहें उड़ती और कभी कहा जाता कि वो बीमार है, लेकिन हर अफवाह के बाद नए सबूत आ जाते कि नेटवर्क अभी भी चालू है और वो कहीं से सब चला रहा है। बॉलीवुड के साथ उसका पुराना रिश्ता भी धीरे धीरे बाहर आता गया। कई सितारों और निर्माताओं के साथ खींची गई उसकी तस्वीरें खबरों में छपती। पुराने दौर की पार्टियों के किस्से मीडिया में गूंजते। आज भी माना जाता है कि वो पाकिस्तान में है, भारी सुरक्षा घेरे में जीवन बिता रहा है। मई 2025 में उसके गैंग का नाम फिर सुर्खियों में आया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके करीबी ताहिर परवीन को जमानत दी। उसके खिलाफ मामले आज भी अदालतों में चल रहे हैं और भारतीय एजेंसियां आज भी उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन सालों के बाद अब वो ना तो सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, ना सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर,
वो एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके जहन में आते ही डर और रहस्य दोनों एक साथ जागते हैं। उसकी कहानी ये बताती है कि कैसे एक साधारण पुलिस वाले का बेटा डोंगरी की गलियों से निकलकर दुनिया भर में अपराध का बादशाह बन सकता है और कैसे ये बादशाह अपने लिए बनाया साम्राज्य छोड़कर भी अपने नाम से दुनिया को डराता रह सकता है। सालों से पाकिस्तान के कराची में सुरक्षित माने जाने वाले उस आदमी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र ढल चुकी थी, चाल धीमी हो गई थी, मगर दिमाग अब भी चालों का खिलाड़ी था। उसके चारों तरफ अब भी हथियारबंद गार्डों की फौज थी और आने जाने वाले पर शक की नज़र और बाहर की दुनिया से सिर्फ भरोसेमंद लोगों का ही संपर्क। रात के अंधेरे में भी उसके बंगले के आसपास नियॉन लाइट्स चमकती थी, मगर भीतर का माहौल तन्हाई से घिरा हुआ था। पुराने साथी या तो मारे जा चुके थे या जेल की सलाखों के पीछे थे। कुछ ने उसका साथ छोड़ दिया, कुछ ने अपने नए नए ठिकाने बना लिए। डी कंपनी का नाम अब वैसा खौफ पैदा नहीं करता था जैसा 90s के दशक में करता था, मगर उसका प्रभाव अब भी जिंदगियों को बदल सकता था। भारत में उसके लिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। केस इतने कि अगर वो पांव रख दे तो सीधे उम्र कैद या फांसी की सजा का सामना करे। इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब भी उनकी तलाश में हैं। हर बड़े आतंकवादी हमले या तस्करी के नेटवर्क की जांच में उसका नाम किसी न किसी मोड़ पर आ ही जाता। इन सवालों के बीच उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली। कभी कहा गया कि वो बीमार है, कभी कहा गया कि उसने अपना चेहरा बदल लिया है और कभी ये कि वो खामोशी से मर चुका है। लेकिन हर कुछ महीनों में किसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट, किसी खुफिया सूत्र की फुसफुसाहट या किसी पुराने गैंगस्टर के बयान से लगता कि वो अब भी अपनी चालें चल रहा है। कभी एक छोटे कस्बे का बच्चा था जिसने अपनी जिंदगी के फैसले गलत मोड़ पर लिए और अब वो एक ऐसा आदमी बन चुका था जिसकी कहानी में पुलिस, राजनीति, बॉलीवुड, तस्करी, आतंकवाद और खून सब शामिल है। उसके नाम के साथ अब एक दास्तां जुड़ चुकी है, डर, लालच और ताकत। शहर बदल गए, लोग बदल गए, लेकिन उसकी परछाई अब भी फैलती है, कभी खबरों में, कभी अफवाहों में और कभी उन गलियों में जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल द फेमस कैरेक्टर कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।